उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे शहादत की। तो नागालैंड में शहीद हुए जवान की गौतम लाल का पार्थिव शरीर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया है और यहां से टिहरी स्थित पैतृक गांव ले जाया जाएगा। पैतृक गांव में ही शहीद का अंतिम संस्कार होगा। टिहरी के नोली गांव के रहने वाले 24 साल के गौतम लाल नागालैंड में भड़की हिंसा के शिकार हो गए। पूरी घटना के दौरान 15 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें गौतम लाल भी शामिल थे। गौतम लाल 2018 में पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। इसमें नागालैंड में जो हमारे जिले के शहीद हुए हैं उनका नौली ग्राम पड़ता है और ये सब डिवीज़न कीर्तिनगर में ये है। तो इसमें एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वो समस्त जो तैयारियां हैं अपने निर्देशन में करवाना सुनिश्चित करें। देहरादून में इस वक्त पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक चल रही है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट में चारधाम देवस्थानम एक्ट को खत्म करने पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही नजूल भूमि एक्ट समेत कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। उत्तराखंड में अब आंगनबाड़ी वर्कर्स का 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा होगा। इसके साथ ही उन्हें मुफ्त में सैनिटरी पैड मिलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के आभार अभिव्यक्ति कार्यक्रम में की है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मानदेय बढ़ाने के बाद इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। बढ़ाया है और आज मानदेय बढ़ाया ही नहीं है। जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं पूरी हो रही हैं। उनके बैंक खातों में सीधे सीधे जो धनराशि बढ़ी हुई है मानदेय के रूप में, वो उनके बैंक खातों में सीधे सीधे जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से उनको चूंकि बीमा मिलना चाहिए। पूरे वर्ष भर वो विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में काम करती हैं, इसलिए 2 लाख रुपए के उनके बीमे की घोषणा की है। सभी जनपदों से हमारी आंगनबाड़ी बहनें आज यहाँ पर आई और जो सम्मानजनक उनकी मानदेय वृद्धि हुई है उसका धन्यवाद करने आज उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दिया है। देहरादून में सीएम होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। इस दौरान कई झांकियां भी निकाली गईं। सीएम ने इस दौरान होमगार्ड्स के जवानों को अतिरिक्त मानदेय देने की घोषणा की है। सीएम ने बताया कि जवानों को अब 6,000 रुपए अलग से मानदेय दिया जाएगा। हमारे होमगार्ड्स के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और अलग अलग क्षेत्रों में कहीं लोगों के दाह संस्कार को लेकर, कहीं पर लोगों को बचाने को लेकर, कहीं पर लोगों को अस्पताल ले जाने की बात हो, सभी जगह पर उनके द्वारा बहुत उत्कृष्ट कार्य किया गया। इसके लिए हमने उनको जो है ये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करी है। उत्तराखंड में 15 दिसंबर से सैन्य धाम पर काम शुरू होना है, लेकिन प्रधानमंत्री के सपने वाले सैन्य धाम पर रास्ते का संकट आ गया है और 2 से 3 दिन में मामला नहीं सुलझा तो सैन्य धाम पर संकट आ सकता है। उत्तराखंड में 5वें धाम सैन्य धाम में रास्ते की मुश्किल आ गई है। 15 दिसंबर को जहां सैन्य धाम का काम शुरू होना है उस जमीन तक जाने का सरकारी रास्ता नहीं है। सोमवार को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मौके पर पहुंचे। प्राइवेट जमीन मालिकों, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और अफसरों से बात की। मौके पर जब मसला नहीं सुलझा तो सीएम ने 3 दिन में अफसरों से मामला सुलझाने को कहा ताकि सैन्य धाम पर काम शुरू हो सके। सैन्य धाम हमारे पूरे देश के सैनिकों का एक स्मरण स्थान होगा। वहाँ पर सब लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, सबकी भावनाओं का आस्था का केंद्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को 5वें धाम की संज्ञा दी है। हमारी सरकार यहाँ पर ऐसा सैन्य धाम बनाना चाहती है जिसमें सबका जो है कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी हो, उनकी भावनाएं जुड़ी हों। उसके लिए अच्छी अप्रोच हो, अच्छी व्यवस्थाएं हों, जो भी उसका अच्छा रास्ता होगा। हमने जिलाधिकारी को और प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण को कहा है कि 2-3 दिनों में सारी चीज़ों को सबसे बात करके अच्छे से अच्छा रास्ता निकाला जाए। सैन्य धाम के रास्ते के लिए सरकार को प्राइवेट जमीन लेनी होगी और जमीन मालिक चाहते हैं कि सरकारी रास्ते में उन्हें भी हक मिले। पर फिलहाल सवाल है कि क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 दिसंबर को सैन्य धाम के काम की शुरुआत कर पाएंगे। कांग्रेस इसी पर सवाल उठा रही है। थोड़ा ये झुकेंगे, थोड़ा हम झुकेंगे, क्योंकि ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। ये करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का
केंद्र यहाँ पर बनने जा रहा है और ये चीज़ें बार बार नहीं बनती है। इसके लिए सरकार को थोड़ा झुकना पड़ेगा, तो हम भी झुकेंगे, इनकी मदद करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑक्शन में ज़मीन ले रखी है और कहीं इनसे मतलब कि उनसे मदद की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि शहीदों का सम्मान हर व्यक्ति करता है। मुझे जो उनकी बातों से लगा ये भी हमारी मदद करेंगे और निश्चित ही और 15 तारीख को भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। पहले एक मुख्यमंत्री शिलान्यास करता है, अब दूसरा शिलान्यास करेगा, फिर प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो तीसरा शिलान्यास करेंगे। तो ये जो भाजपा सब चीजों को एडहॉक तरीके से डील कर रही है, वो निंदनीय है। सैन्य धाम का शिलान्यास इसी साल फरवरी में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया, लेकिन उत्तराखंड में अफसरों की लापरवाही ऐसी रही कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की आधी अधूरी तैयारी की गई और अब अफसरों की गलती सैन्य धाम के पूरे प्रोजेक्ट पर भारी पड़ती दिख रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में आज सारा उत्तराखंड हरदा के संग कैंपेन लॉन्च हुई। भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कैंपेन लॉन्च किया। प्रोग्राम में इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत भी शामिल हुए। हरीश रावत ने कहा है कि सारा उत्तराखंड हरदा के संग का जो टोल फ्री नंबर और वेबसाइट जारी की गई है, उस पर लोग उत्तराखंड के विकास के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंडित के मैसेज के साथ वो जहां जहां जा रही हैं, लोगों का साथ मिल रहा है। ये शब्द अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है और इसका लक्ष्य बड़ा है, इसलिए इस पेज की अहमियत मेरी नज़र में बहुत बड़ी है। लोग इससे जुड़ेंगे, मैं समझता हूँ उनको निराशा नहीं होगी, उनको एक अच्छे उत्तराखंड बनाने के लक्ष्य में सहयोग देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी मेगा शो करने जा रही है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इसका सीधा असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम का सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सीधा प्रसारण होगा। उत्तराखंड बीजेपी इसे मेगा इवेंट की शक्ल दे रही है। इस दिन के अन्य सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। राज्य में सभी 252 मंडलों के शिवालय और मंदिरों में ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। इसमें सांसद, विधायक और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को हम लाइव दिखाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में संत, पुरोहित, पंडित और जो प्रबुद्ध जन है उनको बुला करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसे में अब कांग्रेस का कहना है कि रोजगार और महंगाई पर जवाब देने से बचने के लिए बीजेपी ऐसे कार्यक्रमों से जनता को धोखा दे रही है। जनता सब जान समझ रही है। चुनाव के समय इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों की भावनाओं से खेलने का काम तो हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। यहाँ की महिलाएं अपने अधिकारों को जानती हैं, यहाँ के युवा आज रोजगार को लेकर के जवाब चाहते हैं और यहाँ की जनता महंगाई पर जवाब चाहती है। अब कार्यक्रम भले ही उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अपने राज्य में भी मेगा इवेंट करके उत्तराखंड बीजेपी इसके सहारे चुनावी फायदे को तलाश रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तराखंड में मजबूती से अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में हम बेहतर विकल्प लाएंगे और मजबूत सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि यूपी में कई इलाकों में बीएसपी की अच्छी पकड़ रही है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी प्रभाव रहा है। हालांकि 2017 के चुनाव में उत्तराखंड में बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया था। उससे पहले के चुनावों में बीएसपी हर विधानसभा चुनाव में कुछ सीट जीतती रही है। यूपी से लगे उत्तराखंड स्टेट में भी इस बार बीएसपी अपना बेहतर रिजल्ट लाएगी। उत्तरकाशी में कांग्रेस पार्टी की टीम गांव-गांव में भ्रमण कर घोषणा पत्र के लिए जनता की राय ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रतिज्ञा पत्र नाम दिया है। कांग्रेस की 100 से ज्यादा टीमें पूरे उत्तराखंड में आम लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार पार्टी आम जनता की मूलभूत समस्याओं को जानकर अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। पत्र समझ रहे हैं, ऐसा कभी देश में पहले हुआ नहीं। जब पार्टी इलेक्शन शुरू होने से पहले और मैनिफेस्टो बनाने से पहले लोगों तक, चाहे वो किसी भी समूह के हों, किसी भी फील्ड के हों, उन तक पहुंचकर उन्हें क्या चाहिए मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, जिसको हम प्रतिज्ञा पत्र कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में प्लेन के नक्शे कदम पर चलते हुए हेलीकॉप्टर सेवा भी यात्रियों की फजीहत का सबब बन गई है।
हालात ये है कि हेली सेवा शुरू हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन अधिकांश मौके पर इसने यात्रियों को ठगा ही है। अब चुनावी साल में इस पर सियासत भी गरमा रही है। पिथौरागढ़ से प्लेन उड़ाने के दावे तो परवान नहीं चढ़ पाए, मगर लोगों को कुछ राहत देने के लिए 8 अक्टूबर से हेली सेवा जरूर शुरू हो गई। पवन हंस ने 5 सीटर हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ से पंतनगर और देहरादून के लिए हेली सेवा शुरू की। लेकिन अब हालात ये हैं कि ज्यादातर मौकों पर हेली सेवा यात्रियों को धोखा दे रही है। कभी मौसम तो कभी तकनीकी कारणों से यात्रियों की फजीयत हो रही है। हेलीकॉप्टर सेवा बदहाली का आलम यह है कि 2 महीनों से भी कम समय में 20 दिन ये बंद रही। ऐसे में अब विपक्ष इस मुद्दे को तूल दे रहा है। देखिए, भाजपा ने अपने कार्यकाल में पहले 2 हवाई प्लेन उड़ाए थे 9 सीटर, दोनों बुरी तरीके से असफल हुए थे और आज कुछ समय पूर्व इन्होंने हेली सेवा शुरू की है, जो बुरी तरीके से फजीहत यहाँ के लोगों की करवा रही है। लोग अपना रिजर्वेशन करवा रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको उस सेवा का लाभ नहीं मिल रहा, हम कह सकते हैं। 2019 में हेरिटेज एविएशन के प्लेन की मदद से बॉर्डर जिले को हवाई सेवा से जोड़ा गया। हेरिटेज का प्लेन देहरादून के साथ ही गाजियाबाद भी गया, लेकिन इसने यात्रियों को खासा परेशान किया। नतीजा ये रहा कि मार्च 2020 से प्लेन सेवा पूरी तरह बंद है। ऐसे में जो रही सही उम्मीद हेली सर्विस से थी, वो भी दम तोड़ती दिख रही है। इसमें पवन से फर्दर बातचीत की जाएगी और बैड वेदर कंडीशन में, चूँकि हमारे यहाँ VFR रूल्स हैं, तो इस कारण से बैड वेदर कंडीशन में फ्लाइट के डिस्टर्ब होने के चांसेस रहेंगे। नैनी सैनी एयरपोर्ट की हवाई सेवा पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर के लिए भी अहम साबित हो सकती है, मगर ऐसा दिख नहीं रहा। और चुनावी साल में हर बार की तरह इस बार भी हवाई सेवा यहाँ बड़ा मुद्दा बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम को लेकर राज्य में अब कल से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से राज्य भर में मौसम साफ रहेगा। 12 तारीख तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, जबकि 12 दिसंबर के बाद कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। कल से राज्य में धूप खिलेगी। क्षेत्रों में खास करके तो कुछ स्थानों पे हल्की वर्षा और जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी की संभावना है। उसके बाद जो है कल से जो है उत्तराखंड में आगे आने वाले 3, 4, 5 दिनों में मौसम साफ रहे। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से पहाड़ियां सफेद हो गई हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ समेत कई पहाड़ी जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री में बर्फबारी, चमोली के बद्रीनाथ, औली में बर्फबारी, पिथौरागढ़ के गुंजी में बर्फ की सफेद चादर, भारत चीन सीमा पर सेना के कैंप में बर्फबारी, पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण पहाड़ियां सफेद चादर में तब्दील हो गई हैं। चमोली के बद्रीनाथ और औली में जमकर बर्फबारी के बाद इलाके सफेद नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में 5 से 6 इंच बर्फ गिरी है। वहीं औली में भी जमकर बर्फबारी हुई। औली पहुंचने वाले सैलानियों के लिए बर्फबारी किसी सपने से कम नहीं है। यहां पहुंचने वाले पर्यटक बर्फबारी को देखकर उत्साहित नजर आए और उन्होंने बर्फ में जमकर मस्ती की। बर्फबारी के बाद सैलानियों का औली पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिससे पर्यटन व्यवसाय भी काफी खुश है। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी के बाद सीमावर्ती इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। भारत चीन सीमा से जुड़े हुए सभी ग्रामीण इलाकों में BRO कैंप, भारतीय सेना, ITBP के सभी कैंपों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। मलारी, नीति, माणा के कैंपों में बर्फबारी होने से सीमावर्ती क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री धाम में लगातार बर्फबारी जारी है। तस्वीरें गंगोत्री धाम से आई हैं, जहां बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं पूरी गंगोत्री घाटी बर्फ से सफेद हो गई है। इसके अलावा हर्षिल, मुखबा में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। चीन बॉर्डर के पास गुंजी में 2 फीट से अधिक बर्फ गिरी है। इस सीजन में गुंजी में 5वीं बार बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से बॉर्डर की सुरक्षा पर तैनात सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को भी खासी दिक्कत हो रही है। यही नहीं, लिपुलेख रोड बनाने में जुटे बीआरओ के कर्मियों को भी परेशानी हो रही है। गुंजी तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। जोशीमठ से नितिन सेमवाल, उत्तरकाशी से बलवीर परमार और पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में TG2 से JEE के प्रमोशन के लिए लिखित परीक्षा करवाई गई, जिसमें बताया गया कि पेपर जो मिला है वो कठिन था और ज्यादा उच्च स्तरीय का था। इससे रिजल्ट घोषित करने से पहले ही पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया। वहीं मामले में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का भी मानना है कि परीक्षा में पूछे गए सवाल बहुत ही कठिन थे और जितने पद कॉरपोरेशन को चाहिए थे उतने पास नहीं हो पा रहे थे। वो थ्योरी में और उसमें उतने परफेक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए सिलेबस और जिस तरह पेपर हुआ था उसमें जितने पदोन्नति के लिए हमको पद चाहिए थे उतने क्वालिफाइड नहीं हो पाए थे। तो इसलिए ये निर्णय लिया सरकार के स्तर पर कि और बोर्ड के मैनेजमेंट के लेवल पर कि इसमें फिर से दोबारा से पेपर कराया जाए। नैनीताल के तिरछा खेत में एक लेपर्ड घायल अवस्था में मिला है। माना यह जा रहा है कि लेपर्ड पहाड़ से गिरकर घायल हो गया है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घायल लेपर्ड को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। रामनगर के MP इंटर कॉलेज की एक नाबालिग छात्रा ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामले में जब छात्रा के परिजन और अन्य लोग कॉलेज में आए तो टीचर ने खुद को वॉशरूम में कैद कर लिया। पुलिस और अन्य शिक्षकों के समझाने के कई घंटे बाद आरोपी शिक्षक वॉशरूम से बाहर आया। फिलहाल मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और आगे भी खबरें जारी हैं। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।